हाँ जी, तो कैसा रहा पार्ट 1? आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी मेहनत जो मैंने इस वीडियो में बनाने में की है, आपको समझाने में की है। अगर इक्का दुक्की कोई ऊपर नीचे चीजें रह गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बट मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, खासकर जो नए नए हैं, जिनको वीवे का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं। तो अब आपको करना ये है कि पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है, लेकिन पार्ट 2 को देखने से पहले मैं आपको एक चीज ये बोलूंगा कि आप अभी इसके नोट्स बना लीजिए। वैसे तो जो एक्सेल फाइल हमने यूज की है गाइस, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिर आपको वही बात बोल रहा हूँ कि ये चीजें जो है वो बहुत इत्मीनान से और पेशेंस से सीखने वाली है, तो हड़बड़ाहट कोई नहीं है, आराम से चलिए। पार्ट 2 आप देखें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्ट 1 की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ देखने से आप वीवे नहीं सीख पाएंगे, या कोई भी टॉपिक जो हम और भी पावर क्वेरी, एम कोड वगैरह, जो पाइथन हम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, और नोट्स बना के उसमें अगर आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि भाई ये नोट, ये मैंने पॉइंट लिखा है, क्या ये सही है गलत है, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। अब जो पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट 2 में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक डेवलपर जो होता है, जो वीबी डेवलपर जो कोड बनाता है, वो इस प्रोग्राम को कैसे रन कर सकता है। और जब आप इसको अपने व्यूअर को देते हैं, ऑडियंस को, बिकॉज आप जितने भी टूल्स बनाते हैं वो मोस्टली टूल्स आपकी ऑडियंस के लिए होते हैं, 100% होते हैं। कंपनी में भी जब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां भी जब आप टूल बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, राइट। तो जब ये कोड हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो किस तरह से इस कोड को रन कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा। और दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हैं कि एक्सेल जो हमारा स्प्रेडशीट है, उसमें सारा काम आपका शीट्स पे होना है, स्प्रेडशीट पे होना है। और स्प्रेडशीट्स में हमारे सेल्स हैं, राइट, 10 लाख और 10 लाख रोज हैं, 16,000 कॉलम्स हैं, करेक्ट और नॉट। हर शीट पे सेल जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं, A1 A2 A3, मैं इन सेल एड्रेस की बात कर रहा हूँ। तो जब आपको एक सेल से दूसरे सेल वीवीए के थ्रू जाना है, कैसे आप जाएंगे, क्योंकि ये चीज आपको फिर बाद में फ्यूचर में काम आएगी। कट करना है, कॉपी करना है, या किसी सेल को कलर करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, और शीट्स को कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, ये सब हम इस लेक्चर में सीख रहे हैं। ठीक है, तो बने रहे इस सीरीज के साथ, और बाकी सीरीज भी आने वाली है। बस दिल लगा के पढ़िए, मेहनत पूरी कीजिए, और मैं जितना ज्ञान मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और साथ ही साथ पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स जो भी कमेंट सेक्शन में आएंगे उसको क्लियर भी करता रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक बिल्कुल आप कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और साथ ही साथ गाइस, जैसे मैंने बोला कि इस इंटरेक्शन को, इन सेशंस को इंटरेक्टिव रखने के लिए, शानदार जानदार रखने के लिए, मैं चाहूंगा कि आप इसमें खूब पार्टिसिपेट करें, कमेंट्स इस लेक्चर के बारे में जरूर देते रहें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी है आप प्लीज दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं भाई कि इस मैक्रो को रन कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं ये डिलीट करता हूँ, और मैं ये भी डिलीट करता हूँ जो हमने मैक्रो में रिकॉर्ड किए थे गाइस। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैक्रो को रन कैसे किया जाए। मैक्रो को रन करने के लिए बहुत ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने यहाँ पे जाओ, मैक्रो पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको सारे मैक्रोस दिख जाएंगे। हमने 2 बनाए हैं तो 2 दिख रहे हैं आपको अभी। और रिमेंबर, कई बार क्या होता है कि जब आप 10, अगर आपने 5 एक्सेल फाइल्स ओपन कर रखी हैं तो, और उन 5 फाइल्स के मैक्रो यहाँ दिखना शुरू हो जाएंगे आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर तो 5 फाइल के मैक्रोस कम हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं, बट अगर सब में 10-15 मैक्रो बने हैं, इतनी लंबी लिस्ट होगी आपके पास, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई मुझे दिस वर्कबुक के मैक्रोस चाहिए। दिस वर्कबुक का मतलब ये होता है कि जिस वर्कबुक में आप अभी खड़े हो, या आप ये भी इंट्रोडक्शन टू वीबीए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने सिलेक्ट किया, आप यहाँ से इसको रन कर सकते हो। सिलेक्ट करना ज़रूरी है कौन सा, जो भी आपको रन करना है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पे मैंने मैक्रो 1 ही रखा होता है इसका नाम, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको शायद ध्यान नहीं रहता। मे बी 1-2 मैक्रो में नहीं प्रॉब्लम आती, बट 10 मैक्रोस अगर यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3, बड़ा मुश्किल है ये चेक करना कि कौन सा मैक्रो था। मैंने नाम दिया हुआ है, मुझे पता है ये है। आप यहाँ पे क्लिक करें रन, और देखिए ये रन हो गया, मिली सेकेंड्स में रन हो गया, 88 भी आपका आ गया। ये पहला तरीका है मैक्रो को रन करने का। यानी कि जब आप ये मैक्रो बनाओगे, अपने क्लाइंट को भेजोगे, अपनी टीम को भेजोगे, आपको बताना पड़ेगा कि मैक्रो का नाम क्या है। और अगर किसी को नहीं पता कि मैक्रोस कहाँ होते हैं, आप उनको ये बताओगे कि डेवलपर टैब में जाना है। अगर किसी का डेवलपर टैब ऑन नहीं है तो ये भी आप बताओगे। तो अपने ऑडियंस को हमेशा गाइस अपने लेवल पे लेकिन नहीं चलना है, ठीक है। उनको स्पून फीडिंग देनी पड़ेगी आपको। बहुत ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, जब मैं काम करता था, जिनको
ये डेवलपर टैब ऑन करने में भी चैलेंज होता था, पीपीटी बना के देनी पड़ती थी। तो प्लीज़ जब भी आप ये कोडिंग बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप, ये मैं आपको वैसे ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जब आप कोई चीज़ लर्न करते हो ना, तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपके माइंड में जैसे जैसे नॉलेज आती जाती है ना, आपका एक ईगो जो होता है ना, वो लेवल एक ऊपर होता जाता है। और वो ईगो, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि एक तो होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं और आप हम्बल हैं, लेकिन वो कब ईगो में कन्वर्ट हो जाता है कि आप अप्रोचेबल नहीं रहते हैं। कोई भी आपके पास कुछ पूछने आ रहा है, आप उसको सीधे तरीके से ना बताते हुए टेढ़े तरीके से बता रहे हैं, या उसको थोड़ा सा आप ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि भाई ये चीज़ तो बड़ी बेसिक चीज़ थी, आपको ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों, ये छोटी सी चीज़ है, ये आपको समझ नहीं आई। तो गाइस उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ऑडियंस हमेशा आपकी टीम है जो भी है, वो आपके पास बार बार आएगी, पूछेगी चीज़ें। तो प्लीज़ आप ये इमेजिन ना करके चलें कि उनका स्किल लेवल आप जैसा है। तो एज अ कोडर हमेशा आप अपने पेशेंस को बिल्कुल बना के रखना है, और हमेशा विलिंग टू गिव द नॉलेज, जो एटीट्यूड है वो हमेशा आपने रखना है। जितना हो सके लोगों को बताओ, क्योंकि लोगों को जितना बताओगे उतने ही लोग आपके साथ कंफर्ट होंगे, और उतना ही वो आपके पास वापस आएंगे, और उतने ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और उसी तरीके से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हमेशा आप ध्यान रखें। हम्बल, मॉडेस्टी हमेशा, और विलिंगनेस टू शेयर योर नॉलेज, ये हमेशा आप अपने अंदर मेंटेन करके रखें। तो ये पहला तरीका था, मैक्रो में मैं गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप इंसर्ट में जाएं। ये मेरा फेवरेट तरीका है, और ये आपको मैक्सिमम तरीका मिलेगा, लोग फॉलो करते हैं। आप शेप यहाँ पे कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी की उठा लें। मैं ये शेप उठा लेता हूँ, इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद ये आइकन बन गया। आप चाहें तो इसका यहाँ से शेप वगैरह का जो भी है, कलर वगैरह आपको देना, आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक के बाद मैं इसको एडिट करूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा बिल इनवॉइस मैक्रो, या जो भी आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप इस पर दोबारा से, मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो करते ही आपको यहाँ पे जाना होगा और बताना होगा कि कौन सा मैक्रो आपको इसको असाइन करना है। तो जो भी मैक्रो हो उसको सिलेक्ट करें, ओके कर दें। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इस मैक्रो पे जाएंगे, एक हाइपरलिंक सा बना हुआ आ जाएगा, क्लिक करें, और देयर वी गो। ये मैक्रो आपका रन होता रहेगा जब भी आप इसको रन करेंगे। मैंने क्या किया, मैं इंसर्ट में गया, शेप में मैंने कोई भी शेप चूज़ की, उसको ड्रॉ किया, और मैंने जैसे ही उसको ड्रॉ किया, आप राइट क्लिक करके इसके एडिट मोड पे जा सकते हैं। जैसे मैं जब इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं, बिल इनवॉइस मैक्रो, लेट्स से मैंने नहीं कर दिया, ठीक है। इसका हाइट विड्थ आप एडिटिंग मोड पे, जब भी आप राइट क्लिक करेंगे ये एडिट मोड पे चला जाएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। आप होम टैब में जाएं, इसको सेंटर में करना है सेंटर में कर लें, जैसे आपको करना है, ठीक है। ये आपने कर दिया। बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, इसका कोई फॉन्ट डिफरेंट करना है डिफरेंट फॉन्ट कर दें, जो भी आपको ठीक लगता है। आई एम नॉट श्योर आपको क्या करना है, ठीक है। जब ये एडिटिंग हो गया, आप बाहर क्लिक करें। अब जब आप दोबारा जाएंगे ये रन हो जाएगा। आपको फिर इसको एडिट करना है, राइट क्लिक पे ये एडिटिंग मोड पे चला जाता है, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद ही हमने इसको असाइन मैक्रो किया था। तो ये दूसरा मेथड है कि आपका मैक्रो इस तरीके से रन होता है। ये रन हो रहा है, आप देख रहे हैं, चल रहा है मैक्रो, राइट। और क्या तरीके हो सकते हैं? वेल, ये तो यूज़र के लिए हो गया। आपने अगर रन करना है, जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो टेस्टिंग के लिए ये है कि व्यू में जाएं, टूल बार में, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टूल बार है। ये अगर आपकी एक्टिवेटेड नहीं है, जब आप फर्स्ट टाइम VBA के विंडो में जाते हैं तो ये आपको दिखनी चाहिए। अगर ये नहीं दिखती है तो आप इसको ऑन कर लें, स्टैंडर्ड टूल बार। मैं चेक मार्क करता हूँ। आपने जैसे ही चेक मार्क किया, आप देख रहे हो यहाँ पे आपका एक विंडो आ गया, एक टूल बार आ गया, विंडो नहीं टूल बार आ गया, राइट। इस टूल बार में आप देखें, ये एक्सेल में जाने के लिए आपको एक रेफरेंस मिल गया। ऑल्ट क्यू वैसे मैंने आपको बता रखा है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। और भी इसमें है हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, यूज़र फॉर्म इंसर्ट करना, मॉड्यूल इंसर्ट करना, और बहुत चीज़ें हैं। ये आपका कंट्रोल F है, ये रन है, रीसेट है। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि VBA से मैक्रो कैसे रन होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ F5 शॉर्टकट की है बाय द वे। ये बटन पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, देखें, ये देखिए मैक्रो रन हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले इसको लिखा हुआ है, ओवरराइट हो रहा है तो आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन आप इसको दोबारा रन करें, ये रन बटन है, ये रन हो गया मैक्रो, ये आपके लिए है, ठीक है। ये मैक्रो पे मैंने F5 भी कर सकते हैं। मैं देखो, मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूँ, ये देखिए F5 रन हो रहा है, राइट।
इतना ध्यान रखना है कि जब आप F5 रन करें या जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, आपका कर्सर इस प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा कर्सर यहाँ कहीं हुआ ये, और आपने रन ये करना है और कर दिया F5, तो ये वाला रन हो जाएगा, ये नहीं रन होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मेरा कर्सर मान के चलें यहाँ पड़ा है, सब और एंड सब के अंदर नहीं है, अब आप इसको रन करें, ये विंडो आ जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं लगा कि कौन सा मैक्रो रन करना है, क्योंकि आपका कर्सर सबसे पहले है। तो ये पॉपअप आएगा। नो डाउट आप इनमें से फिर वो मैक्रो ढूंढ के इसको रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर है अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं तो आप कर्सर कहीं भी विद इन दिस सब और एंड सब रखें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, ये एक और तरीका था। अब एक और तरीका हम जो डेवलपर्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप ये कोड रन कर रहे हो, आप देख रहे हो वो 1 सेकंड में रन हो जा रहा है, लेकिन मैं इसके थ्रू टेस्टिंग नहीं कर सकता। टेस्टिंग मतलब डीबगिंग मतलब क्रॉस चेकिंग। किसी को कोड भेजने से पहले क्रॉस चेक भी करोगे ना। ऐसा नहीं होता है कि आपने बस ये बटन बना दिया और रन किया और देखा कि रन हो रहा है तो बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप भी देखना होता है मैक्रो, कि हर चीज़ सही चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर मैक्रो एरर नहीं दे तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्रो करेक्ट है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। अब गाइस मान के चलो आपने ये मैक्रो बना दिया और ये चल रहा है, आपने मैनेजमेंट को भेज दिया। अब मैनेजमेंट ने देखा कि मैक्रो ठीक है, इनवॉइस क्रिएट हो रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन फाइनली क्या हुआ, मैक्रो उन्होंने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये मंथ जो है आपके ये फुल होने चाहिए, मतलब जनवरी पूरा आना चाहिए, फरवरी पूरा आना चाहिए। आपको बोला गया कि आप एक मैक्रो बना दो जिसमें ये पूरे मंथ आए, बाकी सब ठीक है। मान के चलो और भी दुनिया भर के इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नया मैक्रो नहीं रिकॉर्ड करना, पुराने मैक्रो को ही हम एडिट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप क्या करोगे, आप उस मैक्रो में जाओगे। अब अगर आपने वो मैक्रो बनाया तो आपको पता ही वो मैक्रो कहाँ है, पर आपको मान के चलो आपको ये फाइल दोबारा भेज दी गई, आप ऑफिस में नहीं हो, आपने अपनी टीम को बोला, किसी बैकअप को, कि ये फाइल आई है और इसको ऐसे से हमने जनवरी फरवरी मार्च पूरा लिखना है, तो यार इसको करके भेज दे। अब उस बंदे ने ये फाइल, आपने उसको ईमेल कर दी, उस बंदे को क्या पता कि ये मैक्रो कहाँ है विजुअल बेसिक में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 25 मैक्रो बने हो, उसको क्या पता होगा कि ये मैक्रो का नाम ये है। मान के चलो आपने नहीं बताया, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको ये बटन पता है कि बटन ये क्लिक हो रहा है और ये रन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो राइट क्लिक करेगा, वो असाइन मैक्रो पे जाएगा, जो भी असाइन मैक्रो होगा यहाँ पे उसे दिख जाएगा। उसको नाम पता लग गया, फाइल का नाम भी इंट्रोडक्शन टू वी पे, वो यहाँ से भी एडिट मोड में जा सकता है। जैसे एडिट में जाएगा ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पे लेके चला जाएगा। या फिर एक बार जब मैक्रो का नाम पता लग गया, आप विजुअल बेसिक में आओ और आप चेक कर लो कि कहाँ पड़ा है वो मैक्रो। ठीक है, लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि आपको पता है, अब ये लाइन्स अगर आप देखो, इनको ध्यान से देखो, तो ये जैन फेब यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जनवरी कर रहा हूँ, मैं इसको फरवरी कर रहा हूँ, मैं इसको मार्च कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ सिंपल मैक्रो को, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैक्रो की, बट फिर भी कर रहा हूँ। ये करना है नंबर्स, ये भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ़िलहाल नंबर्स को एडिट नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने कर दिया। क्या ये मैक्रो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। आप इसको रन करें और ये देखें एडिट हो गया, तो आपको दोबारा से इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा कहने का मतलब ये है, वो डन हो गया। मैक्रोस आपके एडिट भी हो सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए मैं एक शॉर्टकट की यूज़ करने जा रहा हूँ, F8। मैं प्रेस करता हूँ F8, ये देखो F8 एक ऐसी शॉर्टकट की है जो हर लाइन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करती है। तो जब भी आप F8 प्रेस करेंगे वो उस लाइन को एग्जीक्यूट करता जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, एंड सो ऑन। तो ये सबको एग्जीक्यूट करता जाएगा। अब ये F8 कमांड कहाँ मिलती है हमें? वैसे तो आप F8 डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप देखना चाहो तो टूल बार में यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, डीबग। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। डीबग जैसे आपने क्लिक किया, आप देख रहे हो एक नया टूल बार आ गया आपके पास, और ये ऑप्शन आपके स्टेप इनटू, इसको कहते हैं स्टेप इनटू। क्लिक करें, ये देखिए ये रन होना शुरू हो जाएगा। स्टेप इनटू के साथ आपको F8 भी दिख ही रहा है। ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप इसको उठा सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ले जा सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका एक के नीचे एक आता है। मेरे विंडो में तो हमेशा ऐसा ही आता है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ।
ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट, जब मैं यहाँ पे हावर करता हूँ ये चेंज हो जाता है। ये बेसिकली आपको ऑप्शन इसलिए दिए कि कहीं कल आपको इसको बाहर लेके जाना हो, जैसे यहाँ पे, राइट। बट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इनको यहाँ रहने दो, ठीक है। तो अब मैक्रो रन करते हैं, मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। स्टेप इनटू को नीचे ले आऊँगा, स्टैंडर्ड टूल बार को ऊपर रखूँगा। उससे पहले मैं इसका स्नैपशॉट जो मैंने लिया था कंट्रोल V कर देता हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये टूल बार में हमने स्टैंडर्ड और डीबग अभी तक कवर किए हैं, तो ये है आपका टूल बार। व्यू में जाके स्टैंडर्ड और डीबग होना ही चाहिए, एडिट भी होना चाहिए, एडिट पे भी बात करेंगे हम, डोंट वरी। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको F8 करता हूँ। अब आप गाइस एक चीज़ नोट करो, पहली कमांड क्या है, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। अगर मैं आपको ये अभी पूछूं कि ये क्या करती होगी, आई एम श्योर 90% ऑफ स्टूडेंट्स दे विल एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि ये क्या कर रही होगी, क्योंकि लैंग्वेज इतनी सिंपल है, मशीन लैंग्वेज नहीं लगती है। इट्स लाइक जैसे आप इंग्लिश का कोई सिंटेक्स लिख रहे हो, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट मतलब कि A1 सेल को सिलेक्ट करो। इस तरह से VBA में लिखा जाता है। रेंज वर्ड होता है और डबल कोट्स में आप अपने सेल का एड्रेस दे देते हो। रेंज वर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, डबल कोट्स में आप अपना सेल लिखते हो और डॉट सेलेक्ट कर देते हो। अब देखो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा F8 करके ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम आगे। F8 का यही बेनिफिट है, टेस्टिंग हो रही है आपकी। F5 कर दोगे तो 1 सेकंड में आपको पता है रन हो जाएगा। अब ये A1 मैंने सिलेक्ट किया तो A1 आपका एक्टिव सेल बन गया। जब A1 सेल सिलेक्ट हुआ तो वो एक्टिव सेल बन गया, राइट, एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल में कुछ लिखने के लिए जो मैक्रो एडिटर है वो ये लाइन लिखता है कि एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इक्वल्स टू मंथ। तो जब ये लाइन मैं रन करूंगा वो मंथ प्रिंट कर देगा, बेसिकली इसका मतलब ये है। अब जब आप इस लाइन को अगर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मंथ। फॉर्मूला R1C1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैक्रो एडिटर से आप थोड़ा डिफरेंट करोगे, बट कंसेप्ट सेम है। उसके बाद आपने क्या किया, A2 पे आप चले गए। A2 का सिंटेक्स क्या है आप देख रहे हैं, रेंज A2 डॉट सिलेक्ट, सिंपल। F8 किया, अब A2 आपका एक्टिव सेल बन गया, उस पर जनवरी चला गया, फिर A3 सिलेक्ट किया, फिर एंड सो ऑन। तो ये आपका, अब B1 पे जा रहा हूँ मैं, देखो रेंज B1 डॉट सिलेक्ट। तो रेंज B1 डॉट सिलेक्ट यानी ये कमांड अब हमें याद होगी कि किसी भी सेल पे जाना है तो रेंज वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद वो सेल जब आप सिलेक्ट कर लेते हो एक्टिव बन जाता है। तो एक्टिव सेल पे मैंने यहाँ पे R1C1 लिख दिया, अमाउंट कर दिया। ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप दूसरी लाइन देखो, इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हम इंट्रो शीट पे गए थे, आपको याद होगा, मैं आपको जानबूझ के वहाँ लेके गया था। इंट्रो शीट को कैसे लिखा जाता है, जैसे आप रेंज वर्ड लिखते हो सेल्स के लिए, शीट्स में जाने के लिए शीट्स का वर्ड एक VBA का वर्ड है यूज होता है। शीट्स आप लिखते हो और उसके बाद डबल कोट्स में इंट्रो डॉट सिलेक्ट, शीट का नाम आपने लिख, शीट का नाम आ गया। मैं जैसे इसको रन करूंगा आप देखोगे कि ये कोड शीट आपकी उसने बैकग्राउंड में इंट्रो सिलेक्ट कर दी, डॉट सिलेक्ट वही रहेगा, रेंज जैसे रेंज में था। उसके बाद मैं A12 में गया था और मैंने 888 लिखा था, पहले लिखा हुआ है एनीवेज, लेकिन वो इसने इसको ओवरराइट किया ही होगा। उसके बाद A13 मैंने सिलेक्ट किया। मैं दोबारा से, आप देख रहे हो मैक्रो रिकॉर्डिंग शीट पे आ गया, शीट्स और मैक्रो रिकॉर्डिंग डॉट सिलेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, A1 सिलेक्ट किया और मैक्रो फिनिश। इस तरीके से ये हमने मैक्रो बनाया है। तो दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आप सामने आपकी आ रही है कि जब भी आपको शीट सिलेक्ट करनी हो, आप क्या करते हो, शीट्स लिखते हो और उसके बाद शीट का नाम दे देते हो, जो भी शीट का नाम है डबल कोट्स में। रिमेंबर, जब भी आपको कोई सेल सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सेल का एड्रेस दे देते हो और डॉट सेलेक्ट, सिंपल। अगर मान के चलो, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, जैसे आपको बोला जाता है A10 सेलेक्ट करो, आप क्या करोगे, डबल कोट्स में A10 लिख दोगे, डॉट सेलेक्ट कर दोगे। अगर आपको बोला जाता है कि भाई मुझे B10 में जाना है तो आप क्या करोगे, B10 कर दोगे, डॉट सेलेक्ट कर दोगे, जैसे आपको ठीक लगे ऐसे ही आप करोगे, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको किसी शीट में जाना है मान के चलो, तो शीट में आप कैसे जाओगे, शीट्स, उस शीट को आप सिलेक्ट कर लो, इंट्रो डॉट सेलेक्ट, तो आप इंट्रो शीट में चले जाओगे। उसके बाद आपको टूल बार में जाना है, आप टूल बार में चले जाओगे। ऐसे ही हम करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है।
तो ये कमांड्स हमें याद रखनी है। अगर मैं मान के चलो आप भूल गए, एक नया आपको एक्सेल दिया और आपको बोला कि भी इस सेल में जाना है, तो क्या करोगे? तो आप फटाफट से वो मैक्रो रिकॉर्ड कर लो। शुरू में एज अ बिगनर लेवल पे मैक्रो एडिटर्स की हेल्प हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, और एक अच्छी बात है, ये एक एडवांटेज है हमारे पास। बहुत कुछ हम मैक्रो एडिटर से रिकॉर्ड करके अपने कोड में कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप रिकॉर्ड करो फटाफट। रिकॉर्ड किया, रेंज कोड, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया अब, ठीक है, जस्ट लर्निंग दी कोड्स, लेट्स से। ओके किया, सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लिया, शीट सिलेक्ट कर लो, शीट सिलेक्ट कर ली, दोबारा से इस पे आ गया, जो भी है आपने स्टॉप किया, विजुअल बेसिक में जाओ और ये आपका मैक्रो बन गया। आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा कमांड था, ये मेरा शीट का कमांड था। ये बिगनर लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।